आज हमने 99 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछ रखे हैं और आज 100 नंबर का सवाल है। और हमारा उद्देश्य आज ये है कि हम प्रधानमंत्री जी से पूछें कि जो अनेक जांच एजेंसियां हमारे देश में हैं, जिनका दुरुपयोग लगातार हुआ है विपक्ष के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ, इंडिपेंडेंट माइंडेड बिजनेसेस के खिलाफ, उनका सही उपयोग कब करने वाले हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि 2016 में 5 सितंबर 2016 में चीन में G20, आजकल G20 की मीटिंग चल रही है यहाँ पे, चीन में G20 की मीटिंग के समय मोदी जी ने क्या कहा था? We need to eliminate safe havens for economic offenders, track down and unconditionally extradite money launderers, and break down the web of excessive banking secrecy that hides the corrupt and their deeds. अब आप सब जानते हैं कि क्या-क्या इसके बाद निकला है अडानी ग्रुप के बारे में। हिंडनबर्ग रेवलेशंस के बाद कई पत्रकारों ने लगातार इसकी कवरेज की है और काफ़ी कुछ निकल के आया है। सेबी की बात करते हैं। पहली एजेंसी है सेबी। उनकी अन्य जांच चल रही हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 में ये जो जयराम जी ने केतन पारेख घोटाले के बारे में, जो जेपीसी के बारे में कहा था, 2007 में सेबी ने कहा था, उस घोटाले के संदर्भ, सेबी promoters of Adani Capital aided and abetted Ketan Parekh entities at manipulating the stock market. अब आप जानते हैं कि 2019 और 2022 के बीच अडानी ग्रुप की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000% बढ़ी। ये एक बड़े ग्रुप के लिए एक बहुत हाई स्पीड है। ये छोटे स्टार्टअप्स कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप जब होता है तो रेड फ्लैग्स आने चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है कि सेबी ने इसके बारे में कुछ किया नहीं, जबकि केतन पारेख मामले में बिल्कुल यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, हालांकि सेबी एक क्वाज़ी जुडिशियल सेपरेट बॉडी है, लेकिन क्या उस पर कुछ दबाव आया कि ये जांच लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ली गई? दूसरी बात जो है, हम सब जानते हैं कि अन्य शेल कंपनीज जो हैं अडानी ग्रुप से जिनका रिश्ता है, मोंटेरोजा है, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है। मोंटेरोजा के 37,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप में, इलारा का 24,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप में। ये जो राउंड ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, ये क्लियरली दिखाई देता है कि इसमें ये सारी रिलेटेड पार्टीज थी। जैसे कि मोंटेरोजा के सीईओ का अडानी फैमिली से रिश्ता है, जो इलारा ग्रुप है उसका क्लियर रिश्ता है विनोद अडानी जी से और अडानी ग्रुप से। तो इसकी जांच कब होगी, कैसे होगी, ये हम जानना चाहते हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तो कई केसेस लगा रखे हैं विपक्ष के खिलाफ। ईडी का लक्ष्य है मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस और इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स पे जांच करना। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। एक चीनी नागरिक है चांग चुंग लिंग। इनका अडानी ग्रुप से लंबा रिश्ता है। 2005 में इन्होंने बताया था कि इनका रेजिडेंशियल एड्रेस और विनोद अडानी का रेजिडेंशियल एड्रेस सिंगापुर में एक ही था। उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि नॉर्थ कोरिया के सैंक्शंस, यूएन सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पे लगे हुए हैं। इसका वायलेशन उन्होंने एक अडानी फंडेड शिपिंग कंपनीज के साथ किया था। आप सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक चीन और पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का है। इनकी एक फर्म है गुडामी इंटरनेशनल। कुछ साल पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने आरोप पत्र में अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले, जो हेलीकॉप्टर का घोटाला था कुछ साल पहले, इस कंपनी का नाम उस घोटाले में 2 आरोप पत्रों में था। तीसरे आरोप पत्रों में किसी तरह यह गायब हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे रिश्ते जो हैं
अडानी ग्रुप के, इनकी जांच हो रही है, इनके बारे में कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं। ईडी एक और कंपनी है अक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट का टेक ओवर पिछले साल हुआ था और हमें पता चला, आप सबको पता है कि विनोद अडानी इनके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स हैं। बहुत सारी शेल कंपनीज हैं, लेकिन ये पता चल गया कि मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया, ये बात छुपाई नहीं, कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर हैं। एक शेल कंपनी अक्रोपोलिस 2020-21 में उसके रेवेन्यूज $7 बिलियन थे, प्रॉफिट भी $7 बिलियन थे, यानी कि 51,000 करोड़ रुपए। अगले साल उसके प्रॉफिट्स और इनकम जीरो थे, वैसे उनका थोड़ा सा नेगेटिव में था प्रॉफिट। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शेल कंपनी एक साल में $7 बिलियन कमा रही है और अगले साल शून्य कमा रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी का ओनरशिप है, भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी का सीमेंट सेक्टर में, और ये सारी हरकतें हो रही हैं और इसकी कोई जांच नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो ईडी इस मामले की जांच कब करेगी और कैसे करेगी, ये हम जानना चाहते हैं। एक और एजेंसी है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। व्हाइट कॉलर क्राइम इनका में इन्वेस्टिगेशन होता है, और 2012 में उन्होंने अडानी ग्रुप और केतन पारेख, जिनका जिक्र जयराम जी ने किया था, उनके खिलाफ एक आरोप पत्र डाला था, जिसमें 500-600 करोड़ का मुनाफा, इलीगल मुनाफा स्टॉक मैनिपुलेशन से हुआ था, उसका आरोप लगाया था। चीटिंग और कंस्पिरेसी के केसेस थे गौतम और राजेश अडानी के खिलाफ। लेकिन इसके बाद एसएफआईओ ने कुछ नहीं किया, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के 1 महीने बाद वो केस फिर से शुरू हो गया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनसे पूछा 22 फरवरी को कि आप यहां अचानक कैसे जा गए, क्या बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आप इस जांच को फिर से आगे ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, और एक और उदाहरण है, किसी कारण ये लोग सो गए थे काफी समय के लिए, और अब थोड़े थोड़े दबाव में आके थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, तो केस आगे चलने लग गया है। अब सीबीआई एक और एजेंसी है। आप सबको पता है कि ईडी की तरह सीबीआई ने कुछ साल पहले 2019 में मुंबई एयरपोर्ट के प्रीवियस ओनर के खिलाफ रेड्स किए थे, और उसके कुछ ही महीने बाद अडानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट मिल गया था। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि सीबीआई सिर्फ दुरुपयोग के लिए नहीं है, सीबीआई का उपयोग भी किया जा सकता है। एक उदाहरण है झारखंड का एक केस, कि झारखंड में अडानी ग्रुप का गोड्डा में एक पावर प्लांट बना है, वो बांग्लादेश के लिए। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के ऑफिशियल ने कहा है कि मोदी जी का बहुत दबाव पड़ा था शेख हसीना पे, ताकि अडानी का पावर प्लांट, अडानी से अग्रीमेंट हो जाए पावर सप्लाई प्लांट के लिए। उसी प्लांट के संबंध में झारखंड की एक पॉलिसी होती थी कि जो भी प्लांट हमारे राज्य में बनेगा उसका 25% पावर सब्सिडाइज रेट पे स्टेट ले पाएगा। इस पॉलिसी को बदलाया गया, एक ही कंपनी का फायदा हुआ, और वो था अडानी ग्रुप। और फायदा, एक कैलकुलेशन है कि 25 इयर्स जो पावर प्लांट का लाइफ स्पैन है, 7,500 करोड़ का फायदा होगा अडानी ग्रुप का। अब ये पॉलिसी जो कई सालों से चल रही थी, बदली कैसे, किसने इस पे दबाव डाला, ये इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा सीधे झारखंड के कंज्यूमर्स की जेब से आ रहा है। एक और उदाहरण देता हूं। सीबीआई की एक इंक्वायरी हुई थी कि दुबई बेस्ड एक कंपनी ने साउथ कोरिया और चीन से 9,000 करोड़ का पावर इक्विपमेंट खरीदा था, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू 3,500 करोड़ निकला, 3,600 करोड़ निकला। तो ये ओवर इन्वॉइसिंग का केस था, और डीआरआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीबीआई ने इसकी जांच की थी, और ये क्वांटिफाई भी किया था कि 5,500 करोड़ साइफन आउट हुआ है इंडिया के, और सीधे विनोद अडानी से लिंक्ड कंपनीज का फायदा हुआ है। अब सीबीआई ने 2015 में अपनी जांच बंद कर दी। उन्होंने कहा ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज, क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, और हम एक ही राज्य का में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लीगल आर्ग्यूमेंट था। लेकिन एक दूसरा केस था
ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ इंडोनेशियन कोल, वो भी महाराष्ट्र में ही था और वो चलता गया क्योंकि कोई दूसरी कंपनी से संबंधित था, कोई दिल्ली वाली कंपनी थी। तो ये बड़ा सिलेक्टिव सा उनका अप्रोच है कि जहां भी अडानी ग्रुप को फायदा होता है वो केस बंद हो जाता है या पॉलिसी बदली जाती है, और जो किसी और कंपनी से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है वो आगे चलती रहती है। अब सीबीआई और क्या देख सकती है? आप सब जानते हैं कि सितंबर 2021 में एक श्रीलंकन कैबिनेट स्पोक्सपर्सन, अब श्रीलंका की बात कर रहे हैं, वहां के कैबिनेट स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इंडिया हैज नॉमिनेटेड द अडानी ग्रुप फॉर कोलंबो पोर्ट्स वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। कुछ ही दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी श्रीलंका के जो हैं उन्होंने कहा था कि दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंडिया ने नॉमिनेट किया है अडानी को, इंडिया ने सिलेक्ट किया है अडानी को, इंडिया ने इस प्रोजेक्ट दिया है अडानी को। लेकिन कुछ ही दिन बाद दबाव में आके प्रेशर आया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपने मिस इंटरप्रेट किया है। एक और उदाहरण देता हूं श्रीलंका के बारे में। सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन एक मसिफ फर्डिनांडो हैं, उन्होंने श्रीलंकन पार्लियामेंट में बयान दिया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, summoned me after a meeting and said that India's Prime Minister Modi is pressuring him to hand over the project to the Adani Group. उन्होंने सीधा कह दिया। फिर बाद में फोन कॉल आए होंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन ये बिल्कुल साफ साबित हो रहा है कि मोदी जी अडानी जी के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं। वो हैं एक देश के प्रधानमंत्री, लेकिन काम हो रहा है एक प्राइवेट ग्रुप का, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अब एक और एजेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इन्होंने 2004 और 6 के बीच में अडानी ग्रुप से संबंधित डायमंड स्कैम में इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी और उनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा के खिलाफ डायमंड्स, सर्कुलर ट्रेडिंग ऑफ डायमंड्स और ओवर इन्वॉइसिंग, जो पहले ओवर इन्वॉइसिंग का तो लंबा चल रहा है, इस बार डायमंड्स में था। और 2013 में कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ने उन पे फाइन्स इंपोज किए। राजेश अडानी, समीर वोरा, अडानी एंटरप्राइजेज और 4 डायमंड ट्रेडिंग कंपनी जो उनसे लिंक्ड थी। लेकिन एक फिर जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, सेस्टैट एक अपेलेट ट्राइब्यूनल है, उसने सब रिवर्स कर दिया और डीआरआई ने अपील नहीं किया। अब ट्राइब्यूनल में ऑर्डर तो कोई भी आ सकता है, लेकिन डीआरआई को अपील करना चाहिए। जैसे कि एक और जो पावर इक्विपमेंट केस था, मैंने बताया था 5500 करोड़ का, डीआरआई ने उसको अपील किया था लेकिन इसे रहने दिया। फाइनली एक और एग्जांपल देता हूं, इंडोनेशियन कोल का। यहां भी अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने इंडोनेशियन कोल का ओवर इन्वॉइसिंग किया है, और डीआरआई ने कई देशों को लेटर्स रोगेटरी भेजे कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अडानी ने अपोज किया है, केसेस चल रहे हैं और डीआरआई कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं दिखा रही। तो मेरा ये मतलब है कि हमारे पास इतनी जांच एजेंसीज हैं, सेबी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एसएफआईओ, सीबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये लगातार दूसरी कंपनियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, सिविल सोसाइटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाते हैं, लेकिन जो उनका उद्देश्य है, जिस कारण के लिए उन्हें स्थापित किया गया था, सोए पड़े हैं या ढंग का काम नहीं कर रहे। तो मेरे पास और भी बहुत उदाहरण हैं, मैं ज्यादा डिटेल्स में अभी जाना नहीं चाहता। जैसे कोल में गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी बदली गई, पोर्ट्स में कैसी बदली गई, एयरपोर्ट्स तो आपको पता ही है। तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूं अगर आप चाहें, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि ये जो एजेंसीज हैं ये अपना काम करें और ढंग से करें, और अडानी ग्रुप के खिलाफ जो भी एक्यूजेशंस हैं उनको ढंग से रिसर्च करें।